हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं बेटा जहाँ कल छोड़कर गए थे। एक बार बहुत जल्दी से रिवाइज कराता हूँ। बेटा हम बात कर रहे थे किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन की, और बेटा मेरे लिए तो सही मायने में कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कंपनी मानता ही नहीं। और बेटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर बनानी हो तो सिर्फ दो ही स्टेजेस पूरी करनी है आपको। एक का नाम है प्रमोशन और दूसरे का नाम है इनकॉर्पोरेशन। और अगर बेटा पब्लिक लिमिटेड बनानी है तो तीन स्टेजेस परफॉर्म करनी है बेटा आपको: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। याद आई बात? बेटा हम बात पढ़ रहे थे फंक्शन ऑफ अ प्रमोटर या बेटा स्टेप इन्वॉल्व इन अ प्रमोशन स्टेज, और मैंने तीन हेडिंग की चर्चा कर दी थी बेटा। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फिर बेटा फीजिबिलिटी स्टडीज, और बेटा देन नेम अप्रूवल। बेटा कौन सी अथॉरिटी है इंडिया में जो नेम अप्रूवल करती है? आरओसी, ठीक है ना बेटा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिसको हम बेटा अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर में कुछ नाम भेजते हैं। याद है आपको बात सारी? बड़े आगे बेटा। लो पहले मेरी तरफ देखना शुरू कर दो बेटा। अभी देखो कंपनी चाहे प्रमोशन स्टेज पर ही है, लेकिन कंपनी को आज से ही कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कंपनी है अभी प्रमोशन स्टेज पर ही बेटा, और डिसीजन लेने पड़ेंगे आज से ही बहुत सारे बेटा। ठीक है ना, कि रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में होना चाहिए, किस जगह पे होना चाहिए, कितने स्क्वायर फीट में खरीदे, कैसा बिल्डिंग का साइज हो, कैसी बिल्डिंग की शेप हो, बहुत सारी बातें सोचनी है अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। कोई बना थोड़ी ली कंपनी का कोई रजिस्टर्ड ऑफिस थोड़ी डिसाइड हो गया, कोई बिल्डिंग थोड़ी खड़ी कर दी बेटा, कुछ भी तो नहीं हुआ। और डिसीजन लेने हैं बहुत सारे। आपको याद है बेटा जब मैं कंपनी की बात किया करता था चैप्टर 2 में, तो मैं बात किया करता था कि कंपनी में डिसीजन मेकिंग या कंट्रोल किसका होता है? तो किसका होता है बेटा? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है बेटा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर अपॉइंटेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है? इक्विटी शेयर होल्डर। क्या यहां पर अभी शेयर होल्डर है? शेयर इशू नहीं हुए बेटा, शेयर होल्डर कहां से आ गए? और शेयर होल्डर ही नहीं आए तो बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहां से आएंगे? समझ आई बात? लेकिन मैं बोल रहा हूं डिसीजन मेकिंग करनी है बेटा, बहुत सारी डिसीजन मेकिंग करनी है। और बेटा डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो क्या करें? शेयर होल्डर तो है ही नहीं बेटा जो अपॉइंट किया करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बेटा कैसे बनेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये समझ लो, सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। कंपनी में ना दो बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं, वैसे इनकी चर्चा आज ही होने वाली है, और इनकी चर्चा बेटा जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक होती रहेगी। कंपनी में दो बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं बेटा। एक का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्यार से बोलूंगा एमओए, ठीक है ना। दूसरे का नाम है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्यार से बोलूंगा एओए, ठीक है जी। एक डॉक्यूमेंट है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बेटा किसी भी कंपनी के लिए। आपको बता देता हूं बेटा एमओए क्या बताता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है कंपनी की रिलेशन को विद एन आउटसाइडर, कंपनी की रिलेशन को आउटसाइडर के साथ बताने के लिए बेटा एमओए होता है। और बेटा कंपनी की रिलेशन को इनसाइडर्स के साथ बताने के लिए बेटा एओए होता है। समझाने के लिए एक बात करता हूं बेटा, बाबू कंपनी को ना बैंक लोन लेना है, कंपनी को बैंक लोन लेना है। बैंक कंपनी के अंदर का बंदा है, कंपनी के बाहर का बंदा है? आउटसाइडर है या इनसाइडर है? सर सोच लो, कंपनी के अंदर का बंदा है, कंपनी के बाहर का बंदा है? बैंक आउटसाइडर है। सर एमओए बताता है कंपनी की रिलेशनशिप विद एन आउटसाइडर, कंपनी कितना बैंक लोन ले सकती है। एमओए उठाकर देख लो, पढ़ लो, कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा। क्या बताता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? कि कंपनी आउटसाइडर के साथ कैसे डील करेगी बेटा, ठीक है। और बेटा कंपनी अपने एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देगी, ये क्या लिखा होगा? ये बेटा हमेशा एओए में लिखा होगा, क्योंकि बेटा एओए क्या बताता है? कंपनी की रिलेशन विद एन इनसाइडर। समझ आई बात? सुनते जाओ बात।
बेटा MOA इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, इज ऑल्सो नोन एज चार्टर ऑफ द कंपनी। बेटा अगर मैं रैंक की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये है, इट इज अ रैंक 1 डॉक्यूमेंट इन एन कंपनी। किसी भी कंपनी में नंबर 1 पोजीशन इसकी है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, चार्टर ऑफ द कंपनी, रैंक 1 डॉक्यूमेंट, कुछ भी बोलो, तीनों नाम इसी के। बेटा इट इज अ सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, रैंक 2 डॉक्यूमेंट, सब्सिडरी डॉक्यूमेंट फॉर एनी कंपनी। यानी कि बेटा रैंक की बात करूं तो इसके बिना तो कुछ भी नहीं है, ये रैंक 1 डॉक्यूमेंट है, ये रैंक 2 डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। कोई भी आउटसाइडर कंपनी से डील करता है ना, पहले MOA पढ़ता है कि कंपनी के पास पावर भी है कि नहीं है इस चीज की। कोई भी इनसाइडर अगर कहता है ना मेरी सैलरी बढ़ा दो, मेरी सैलरी बढ़ा दो, तो मैक्सिमम कितनी जा सकती है बेटा, AOA खोल के देख लो, कहीं ना कहीं लिखा होगा कि मैक्सिमम सैलरी कितनी हो सकती है किसी भी इनसाइडर की। समझ आई बात? तो बेटा पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे बनते हैं? बेटा आपको बता देता हूं, कंपनी में, पब्लिक कंपनी के एंगल से मैं सारी बात कर रहा हूं, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होते हैं। याद आना मुश्किल होगा बेटा, लेकिन मैंने डिफरेंस बताया था, ठीक है ना। शंख पुष्पी पीना शुरू कर दो बेटा तुम, याददाश्त बढ़ जाएगी तुम्हारी। लो बेटा कंपनी में बेटा मिनिमम 7 मेंबर होते हैं पब्लिक कंपनी में, और मिनिमम 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। याद है आपको, कम से कम 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ पब्लिक कंपनी ऑपरेट होती है। तो ये 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे बनेंगे? बेटा जो 3 लोग सबसे पहले MOA पे साइन कर देंगे, ये 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाएंगे इन द मीन टर्म। तब तक के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाएंगे जब तक के लिए शेयर होल्डर नहीं आएंगे। जैसे ही कंपनी में शेयर होल्डर आ जाएंगे, फिर वो बेटा अपनी मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निकाल लेंगे। समझ में आया? बेटा शेयर होल्डर के आने से पहले भी आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं, और ये डिसीजंस लेने के लिए हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे आएंगे बेटा, इतनी स्टार्टिंग स्टेज पर कंपनी की? बेटा जो लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करेंगे, दे विल अपॉइंट एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। समझ में आई बात? और कितने लोग चाहिए बेटा पब्लिक कंपनी के हिसाब से? कम 3 लोग। मेरे प्यारे बच्चों, कौन डिसाइड करता होगा कि MOA पे साइन किसके किसके होने चाहिए? बेटा हमेशा प्रमोटर डिसाइड करता है। अभी तक एक ही बंदा है हमारी पिक्चर में, हमेशा प्रमोटर डिसाइड करता है, जिसका आइडिया था कि कंपनी होगी, वो डिसाइड करता है कौन से 3 लोग साइन करेंगे। और आपसे चलो पूछ ही लेते हैं, प्रमोटर साइन करता होगा कि नहीं? सर सोच के बोलना, दिल नहीं बोलना चाहिए। इंडियंस आर वेरी इमोशनल, सारे डिसीजन दिल से लेते हैं। मेरा दिल कह रहा है आज शेयर के दाम ऊपर जाएंगे। मैं तो ऐसे बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे किस्से मेरे साथ होते रहते हैं, ठीक है ना। मेरे ऑफिस में कई क्लाइंट आते रहते हैं, मनीष जी आज गोल्ड बाय कर लो। मैंने कहा क्यों? कह रहा मेरा दिल कह रहा है गोल्ड ऊपर जाएगा। मैंने कहा दिल पे काम करते हो आप? मैंने कहा तभी हार्ट अटैक आते हैं। इंडियंस आर वेरी इमोशनल, दिल पे बात करते हैं, ठीक है ना बेटा। दिल नहीं बोलना चाहिए आपका, बस ये बताओ लॉजिक, ऑन लॉजिक, प्रमोटर साइन करेगा कि नहीं करेगा MOA? वो डायरेक्टर बनना चाहेगा कि नहीं बनना चाहेगा? सर 100%। आपको बता देता हूं, पहला साइन ही प्रमोटर का होगा। अब मैं बता देता हूं क्यों। आपका तो दिल कह रहा है, लेकिन मैं वैसे बता देता हूं लॉजिक पे कि क्यों। हांसी का कह रही, मैं बता देती हूं। बता भाई, तू बता दे बेटा, रहने दे तू चीटिंग। हाँ जी बेटा, जब मैंने कहा ना मैं बता देता हूं, इसने चुपचाप बोल दिया मैं बता देती हूँ, कोई बात थोड़ी है। हाँ जी बेटा, प्रमोटर सबसे पहले साइन करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे। रीजन सुन लो, आप खुद सोचना बेटा, अभी तक कंपनी बनी नहीं है और अभी तक जितने भी खर्चे हो रहे हैं सब प्रमोटर अपनी जेब से करे जा रहा है। सोचो, हमने फीजिबिलिटी कंडक्ट कराई सेकंड पॉइंट में, सर फीजिबिलिटी स्टडी कराई, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, किससे? एक्सपर्ट से। और एक्सपर्ट ने फीस नहीं ली होगी, सीए ने फीस नहीं ली होगी क्या? यार तुम कैसे मेरे को कंगाल कराने में लगे हो क्या? सीए ने फीस नहीं ली होगी, फीजिबिलिटी करी होगी? हाँ ली होगी, 1-2 करोड़। हाँ जी, इंजीनियर ने पैसे नहीं लिए होंगे, लिए होंगे। लॉयर ने पैसे नहीं लिए होंगे। बेटा आपने जिससे भी फीजिबिलिटी कंडक्ट कराई है फीस ली होगी। और बेटा ये फीस किसने दी है? कंपनी तो बनी नहीं अभी तक, प्रमोटर ने। थर्ड स्टेप में हमने नेम अप्रूवल लिया आरओसी से। सर आपको क्या लगता है आरओसी फ्री में नेम अप्रूवल देता है? सर कुछ ना कुछ चार्जेस तो लिए ही होंगे, चाहे 100-200 रुपए लिए हों, कुछ तो लिए ही होंगे बेटा। किसने दिए होंगे? जेब से, प्रमोटर ने।
सर प्रमोटर सबसे पहले साइन करेगा एमओए पे, वो डायरेक्टर बनने में इंटरेस्टेड होगा। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि बेटा कंपनी बनने तक का सारा खर्चा प्रमोटर अपनी जेब से करता है, और जैसे ही कंपनी बनती है वो कंपनी से कुछ ना कुछ तो निकलवाएगा ही बेटा। उसने खर्चा करा है तो कंपनी से कुछ ना कुछ तो चाहेगा ही, मुझे कंपनी कुछ ना कुछ पे करे। तो बेटा इसी वजह से वो कंपनी का पहला डायरेक्टर बनता है। बेटा एक बात समझ लेना, आप यहां पर इसीलिए बैठे हो क्योंकि नोट्स में कोई भी बात नहीं लिखी हुई, ना आपका कोई भी टीचर ये बात समझाने वाला। मैं कंपनी प्रैक्टिकली फॉर्म कराता हूं, इसी वजह से इतना डिटेल बता पाता हूं आपको। सुन लो बेटा, ये चैप्टर मेरी स्ट्रेंथ है। अगर स्ट्रेंथ पे भी ना खेले ना आप तो बेटा बस फिर तो सभी खराब कर दिया आपने। बात क्लियर हुई? कंपनी में पहले डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं? जो लोग एमओए पे साइन करते हैं दे विल अपॉइंट एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कौन डिसाइड करेगा बेटा कि साइन कौन करेगा? हमेशा प्रमोटर डिसाइड करेगा। प्रमोटर साइन करता होगा कि नहीं करता होगा? हमेशा करता होगा। ठीक है जी। अभी आप क्या करेंगे, मेरे साथ साथ फोर्थ हेडिंग पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा, आप सिर्फ देख रहे हैं। हाँ जी अंशी का प्रॉब्लम? ऑब्वियस बात है, वो उन लोगों को बोलेगा साइन करने के लिए जिसके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस हो। ऐसे थोड़ी बोल देगा यार, अपनी कंपनी की कमांड तुम्हारे हाथ में थोड़ी दे देगा बेटा। ठीक है ना? किसको बोलेगा साइन करने के लिए? 7 बंदे चाहिए ना, 3 डायरेक्टर 7 मेंबर। ठीक है ना? 3 डायरेक्टर चाहिए, एक खुद हो गया, भाई, मदर, जिनके ऊपर इन्फ्लुएंस हो। ठीक है ना? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। हाँ भाई, 11th क्लास का बच्चा सोचता ही इतना है बेटा, उसकी सोच ही नहीं जाती आगे। ठीक है ना? कुछ कुछ तो बच्चे सोच रहे, बच्चे के साइन करा लेंगे। लो जी, लो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, फोर्थ हेडिंग की बात करते हैं, फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू द एमओए। एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आप मेरे साथ साथ रीड करेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा 3 लाइनें हैं, और मैं आपको बता रहा हूं मैं 20 मिनट लगाऊंगा 3 लाइनें समझाने में। चलो जी, लो प्यारे बच्चों, प्रमोटर हैव टू डिसाइड अबाउट द पीपल हु विल बी साइनिंग द मेमोरेंडम। प्रमोटर डिसाइड करेगा कि कौन साइन करेगा मेमोरेंडम को। यूजुअली द सिग्नेटरीज टू द होगा, यूजुअली द सिग्नेटरीज टू द एमओए बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। Promoter also take their written consent as director and ask them to buy qualification share। लास्ट लाइन ने बेटा सब रायता कर दिया, पिछला सब समझ में आ गया, लास्ट लाइन नहीं समझ में आई क्या है ये? ठीक है जी, मैं मान ही नहीं सकता अंशी का आगे हो। प्रमोटर ऑल्सो टेक देयर रिटन कंसेंट, एक्ट एज अ डायरेक्टर एंड आस्क देम टू बाय क्वालिफिकेशन शेयर। बेटा 20 मिनट लगाने हैं मुझे, सुन लो बेटा। प्रमोटर ने बोला, प्रमोटर को लॉ ने बोला कि जिन 2 लोगों के, बचे हुए 2 लोगों के आप साइन कराओगे ना, उनकी रिटर्न कंसेंट जरूर ले लेना और उनको कहना कि तुम क्वालिफिकेशन शेयर भी खरीदोगे। क्या रिटर्न कंसेंट भाई, और क्या ये क्वालिफिकेशन शेयर बुलाएं? बेटा मजा आ जाएगा, मैं बोल रहा हूं मेरी स्ट्रेंथ है। मेरे साथ साथ जुड़े रहो, हिस्ट्री से लिंक करके लेके आऊंगा वापस ताकि समझ आए क्या बात चल रही है। बाबू एक बात समझाता हूं आपको, सब मेरी तरफ देख रहे हैं, आपको याद कराता हूं चैप्टर 2 जब मैं बात करता था लायबिलिटी की। आपको याद है बेटा, मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। सर याद है कि नहीं है? मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड तो नहीं होती, घर बार तो नहीं बिकता। आपको याद है बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, याद है कि नहीं है ये बताओ। बाबू सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब होता था? इन द आईज ऑफ लॉ कंपनी एक डिस्टिंक्ट एंटिटी है फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी अलग बात और इसके मेंबर बिल्कुल अलग बात। याद है बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करी थी, लेकिन मैंने साथ साथ एक और बात करी थी। कंपनी अगर कभी बड़ा सीरियस क्राइम कर दे और जेल डालने की नौबत आए तो कोर्ट एक कंसेप्ट यूज करती है, टेक्निकल वर्ड बोला था, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, जिसको मैंने हिंदी में बोला था, कोर्ट कहती है पर्दा हटा देंगे। कंपनी के आड़ में जिस भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने साइन करा है ना, जेल उठा के डाल देंगे। यानी कि अल्टीमेटली कभी ना कभी वो दिन आ सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जेल जा सकते हैं, आ सकता है, कभी ना कभी वो दिन भी आ सकता है बेटा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जेल जा सकते हैं, जा सकते हैं जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जेल। अब बेटा
आज ही आप एक काम कर लेना, देखो मैं बोलता हूं अगर आज आपने रिटर्न कंसेंट ना ली दोनों डायरेक्टर की और 10 साल के बाद कभी डायरेक्टर को जेल डालने की नौबत आ जाए, मान लो प्रमोटर का नाम है ए और बाकी 2 डायरेक्टर जिसके साइन कराए ए ने वो उनका नाम था बी और सी, 10 साल के बाद कोई सीरियस क्राइम हुआ और कोर्ट ने कह दिया ए बी सी तीनों को जेल होगी, बी और सी ने कह दिया सर, जज को कह दिया हम तो डायरेक्टर ही नहीं बनना चाहते थे, ए ने तो कनपट्टी पे बंदूक रखी, कहता है साइन कर, और इसने तो इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में साइन कराया हमारे से। सर बच सकते हैं कि नहीं बच सकते? नौबत ही नहीं आएगी। लॉ क्या कहता है, जब आप साइन कराओगे बी और सी के, इनकी रिटर्न कंसेंट ले लेना। कहां दी जाती है रिटर्न कंसेंट? कोर्ट में। क्या लिखेंगे? अपने हाथ से लिखेंगे, बी मेरा नाम बी, मेरे पापा का नाम ये, मेरा एड्रेस ये, मैं अपनी पूरी होश में कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मर्जी से बनने के लिए तैयार हूं। सी भी यही बात लिखेगा। ले ली रिटर्न कंसेंट, कल को कभी जेल डालने की नौबत आई, बच सकते हैं ये दोनों? नहीं बच सकते। समझ में आया क्या पर्पस है रिटर्न कंसेंट लेने का? सर लिखा है किसी किताब में? ढूंढ लेना गूगल बाबा पे भी अगर वो बता दे तो। नहीं लिखा कहीं भी, इसी वजह से तुम यहां हो। समझ आई बात? दूसरी बात, बेटा बोला गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इनको राजी कर लेना कि आप क्वालिफिकेशन शेयर भी लोगे। सर ये क्वालिफिकेशन शेयर क्या भला होती है? सुनो बहुत आराम से बेटा, और मैं आपको पार्लियामेंट में एक हुई स्पीच का भी जिक्र करता हूं आपके साथ। देखो बेटा एक बात सुनो, अगर कंपनी के लिए कोई फेवरेबल न्यूज होती है ना, और बेटा मार्केट में पहुंचती है कंपनी के लिए कोई भी फेवरेबल न्यूज, तो कंपनी का शेयर ना बढ़ने लगता है, और कंपनी के लिए कोई भी चीज अनफेवरेबल होती है ना, तो कंपनी का शेयर गिरने लगता है। समझाता हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कह रही है हम जियो 4G लॉन्च करेंगे, हम सारे इंडियंस को फ्री में डेटा देंगे, फ्री इनकमिंग, फ्री आउटगोइंग, सब कुछ फ्री देंगे साल 1.5 साल के लिए। फेवरेबल न्यूज है, नया प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है ना बेटा। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन पब्लिक के सामने पहुंचेगी क्या होगा? शेयर के दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। फेवरेबल न्यूज है। मान लो कभी ऐसा हो किसी कंपनी के साथ, कोई कंपनी कोर्ट में केस हार गई, जैसे ही ये इंफॉर्मेशन पब्लिक में पहुंचेगी बेटा, अनफेवरेबल न्यूज है, क्या होगा? शेयर का दाम धड़ाम 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 गिरता चला जाएगा। तो बाबू फेवरेबल न्यूज से शेयर के दाम बढ़ते हैं, अनफेवरेबल से शेयर के दाम गिरते हैं। अब सुनना बेटा काम की बात, पहले क्या होता था, अगर आप किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो तो आपके लिए शेयर लेने जरूरी होते नहीं थे। अब मान लो बेटा एक बोर्ड मीटिंग चल रही है, ठीक है ना, डायरेक्टर बैठे हैं ABC, ये जिस कंपनी के डायरेक्टर हैं इनके पास उसी का शेयर नहीं है, और मान लो ये गलत डिसीजन ले लिया इन्होंने। अगर आपने कोई गलत डिसीजन लिया, अनफेवरेबल चीज हुई और कंपनी का शेयर गिर गया, आपको कोई फर्क पड़ा? आपको क्या फर्क पड़ना, आपने कहा मेरे पास कौन से शेयर है। सर यही होता था। अब हुआ क्या, एक दिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होते हैं और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पीच दी पार्लियामेंट में। मैं उनकी स्पीच के साथ लिंक करूंगा, तब आपको समझ में आएगा क्वालिफिकेशन शेयर क्या होता है। उन्होंने स्पीच दी, उन्होंने कहा मैं चाहता हूं हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के दिल में ना शेयर होल्डर का दिल धड़कना चाहिए। उन्होंने बोला अगर आप किसी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं तो आपके लिए उस कंपनी का कम से कम एक इक्विटी शेयर लेना जरूरी होगा, उसको हम क्वालिफिकेशन शेयर बोलेंगे। आप जिस भी कंपनी में डायरेक्टर हैं उसका एक शेयर तो लेना ही पड़ेगा आपको, उस एक शेयर को मैं बोलूंगा क्वालिफिकेशन शेयर। अब बेटा ए ने ABC लिमिटेड का एक शेयर ले रखा है, बी ने ABC लिमिटेड का एक शेयर ले रखा है, सी ने ABC लिमिटेड का एक शेयर ले रखा है। ABC लिमिटेड एक कंपनी है। आज इन्होंने कोई डिसीजन लिया और गलत लिया और शेयर का दाम शाम ही गिर गया। सर इनको दर्द होगा ना, शेयर तो इनके पास भी है ना एक, तो इनको लगेगा ना हाँ यार हमने कुछ गलती करी तभी शेयर का दाम गिर गया। क्या इनके दिल में शेयर होल्डर का दिल धड़क रहा है? ये था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का एम। समझ में आया क्वालिफिकेशन शेयर क्या होता है? ठीक है ना, टीचर ऐसे ही पढ़ाएंगे। हर कंपनी में, जिस भी कंपनी में एक इंसान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उसका एक शेयर लेना जरूरी होता है, उसको क्वालिफिकेशन शेयर बोलते हैं। किसी को हिस्ट्री नहीं पता कि कैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने लिंक किया था इस चीज को। बात क्लियर? अब हेडिंग क्लियर होगी। मैंने पहले कहा था 20 मिनट लगेंगे, ऑलमोस्ट 20 लग गए बेटा। हेडिंग क्लियर होगी, 3 लाइन क्लियर हो गई। ठीक है जी,
बात ओके। फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द एमओए क्लियर हुई बात? बढ़े आगे, चलो अगली हेडिंग पे 20 मिनट और लगाएंगे। हेडिंग का नाम बोलो जी। बाबू कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, और बेटा बता देता हूं गलतियां निकालने का बहुत शौक है, ये हेडिंग गलत है, नोट्स में भी और एनसीईआरटी में भी। मेरी तो मजबूरी है, मुझे एनसीईआरटी लिखवाना पड़ता है। आप पेपर में लिख के भी आएंगे, पहले मैं ये बताऊंगा कि लिखा क्या है, फिर ये बताऊंगा गलती क्या है बेटा। ठीक है जी, पढ़े एक बार लिखा क्या है बेटा, एक बार मेरे साथ साथ आप पढ़ेंगे। लो प्यारे बच्चों, कहता है द प्रमोटर अपॉइंट द ब्रोकर एंड द अंडर राइटर टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल बाय द सेल ऑफ कंपनी सिक्योरिटी। लो प्यारे बच्चों, कहता है प्रमोटर, ब्रोकर और अंडर राइटर अपॉइंट कर लेना जो शेयर बेचेंगे और पैसे रेस करके देंगे। लो प्यारे बच्चों, मैं समझाता हूं क्या चीज होती है ब्रोकर, क्या चीज होती है अंडर राइटर, और दोनों में डिफरेंस बताने की कोशिश भी करूंगा। ठीक है जी, लो सामने देखना मेरी तरफ। बेटा कंपनी शेयर इशू कर रही है, आज मान लो 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं एट द रेट 10 ईच। 10 रुपए का एक शेयर है, 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं, 10 लाख रुपए की कंपनी को जरूरत है। कंपनी जनरली ये शेयर कभी भी डायरेक्टली नहीं बेचती पब्लिक को, हमेशा कोई ना कोई इंसान होता है कंपनी के लिए जो ये शेयर मार्केट में बेचता है, जिसको हम ब्रोकर या अंडर राइटर बोलते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझेंगे बहुत आराम से इस बात को। ठीक है जी, मान लो बेटा मैं कंपनी हूं, मेरे पास 1 लाख शेयर है, मैं बिकवाना चाहता हूं। मैंने ए, बी और सी 3 लोगों को ब्रोकर अपॉइंट करा। कहानी समझना बेटा, तभी डिफरेंस क्लियर होगा ब्रोकर और अंडर राइटर का। मैंने ए, बी और सी को बेटा अपॉइंट करा एज अ ब्रोकर। मैंने कहा ए तू बता कितने शेयर बेचेगा? ए ने कहा 30,000 शेयर बेच दूंगा। मैंने कहा ये पकड़ 30,000 शेयर। मैंने कहा बी तू क्या बेच लेगा? कहता है 30,000 शेयर मैं बेच लूंगा। मैंने कहा ये पकड़ 30,000 शेयर। सी ने कहा मैं 40,000 बेच लूंगा। मैंने कहा ये तू पकड़ 40,000, जाओ बेचो मार्केट। ब्रोकर अपॉइंट करा है इन तीनों को। ए गया बेचने, बी गया बेचने, सी गया बेचने, ए आया। कहता है 30 में से 29,000 बिक गए, 1,000 रह गए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ला 29,000 के पैसे दे। 29,000 के पैसे, 1,000 शेयर जो नहीं बिके तेरे से वो वापस कर, और 29,000 के ऊपर अपनी ब्रोकरेज लेता जा। बी आया, कहता है 30 में से 28 बिके। मैंने कहा ला 28 के पैसे, 2,000 शेयर जो तेरे से नहीं बिक पाए वो, और 28,000 की ब्रोकरेज अभी लेता जा। सी आया, सी कहता है जी 37,000, 40 में से 37,000 बेच पाया, 3,000 नहीं बिक पाए। मैंने कहा ला 37 के पैसे, 3 जो नहीं तू बेच पाया वो दे दे, और 37 पे ब्रोकरेज लेता जा। कहानी में ट्विस्ट है। अब मान लो मैंने इनको अंडर राइटर अपॉइंट करा, कहानी ढंग से समझोगे तो ही डिफरेंस क्लियर होगा। एबीसी, मैंने कहा एबीसी तुम तीनों को अंडर राइटर अपॉइंट करता हूं। मैंने कहा ए बता कितने बेचेगा? कहता है 30। मैंने कहा बी तू, कह रहा 30, सी 40। मैंने कहा लाओ एडवांस पैसे दे दो। ब्रोकर से लिए थे एडवांस? सुनिए ढंग से कहानी, ब्रोकर से पैसे एडवांस मांगे थे? नहीं, पहले उन्हें मौका दिया था मार्केट में बेच लो। मैंने कहा लाओ एडवांस पैसे। ए 30,000 के एडवांस पैसे दे दे, बी तू भी 30,000 के एडवांस पैसे दे दे, सी तू 40,000 के एडवांस पैसे दे दे, और आज ही कमीशन लेते जाओ अपनी। ए तू अंडर राइटिंग कमीशन लेके जा आज ही, भी तू भी आज लेके जा, सी तू भी आज लेकर जा, 30 पर और 40 पर। ए बेच कर आया 29,000 शेयर, बी 28,000 शेयर, सी 37,000 शेयर। ए कह रहा 1,000 नहीं बिके, बी कह रहा 2,000 नहीं बिके, सी कह रहा 3,000 नहीं बिके। मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे एडवांस आए हुए, खुद होल्ड करो। तुमसे नहीं बिके ना, तुम रखो, मेरी कोई सिरदर्दी नहीं है, मेरे पास तो एडवांस पैसे आए हुए। बेटा ज्यादा रिस्क कौन ले रहा है, ब्रोकर या अंडर राइटर? सर बोलना पड़ेगा, बोलोगे नहीं तो बेटा छुट्टी नहीं होगी। यार मैं बहुत गुस्से में उस चीज को लेकर, न्यूट्रल इंसान बिल्कुल। हाँ जी, ज्यादा रिस्क कौन ले रहा है, ब्रोकर या अंडर राइटर? बेटा जिंदगी में एक प्रिंसिपल पढ़ा है हमने, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज में पहली बार पढ़ा है, मोर द रिस्क मोर द गेन। जो जितना ज्यादा रिस्क लेता है उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, उतना ही ज्यादा गेन होता है उसका। तो बेटा ज्यादा रिस्क कौन ले रहा है, अंडर राइटर ले रहा है। बेटा अंडर राइटिंग कमीशन इज जस्ट डबल ऑफ द ब्रोकरेज। ब्रोकरेज 2.5% मिलती है, अंडर राइटिंग कमीशन 5%, जस्ट डबल ऑफ द ब्रोकरेज। ब्रोकर को जो रिटर्न में मिलता है उसे बोलते हैं ब्रोकरेज, अंडर राइटर को जो रिटर्न में मिलता है बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। तीसरा डिफरेंस,
बेटा अगर कंपनी को डर हो कि मेरे शेयर नहीं बिक पाएंगे, ब्रोकर अपॉइंट करो या अंडरराइटर? क्यों अंडरराइटर? क्योंकि एडवांस पैसे देते हैं। तो बेटा अगर मेरी कंपनी को डर है मेरे शेयर नहीं बिक पाएंगे, कभी ब्रोकर अपॉइंट मत करो, हमेशा अंडरराइटर अपॉइंट करो, उनसे एडवांस पैसे ले लो, वो मार्केट में जो बेच पाएगा वो बेच पाएगा, बाकी खुद होल्ड करेगा। समझ आई बात? तो कंपनी अपने शेयर जनरली डायरेक्टली नहीं बेचती, बेचने के लिए कौन होता है बीच में? या तो ब्रोकर होता है या तो अंडरराइटर होता है। अब बता देता हूं ये पॉइंट यहां गलत क्यों है। मैं तो आपसे सुनना चाहता था, पता नहीं निकम में सोचने बैठ गए क्या हो गया, गलत क्यों है। सुनो मेरी तरफ देखना बेटा, हम कौन सी स्टेज कर रहे हैं? प्रमोशन स्टेज। ये 5th स्टेप है। प्रमोशन स्टेज को सुन लो, प्रमोशन स्टेज को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी पूरा करती है और पब्लिक लिमिटेड भी पूरा करती है। सर आप खुद समझो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है? नहीं। और आप उसे कह रहे हो ब्रोकर अंडरराइटर अपॉइंट कर ले, पागल हो गए हो क्या? 5th स्टेप कह रहा है ब्रोकर अंडरराइटर अपॉइंट कर लो। तो यानी कि बेटा प्राइवेट लिमिटेड भी अपॉइंट करेगी और पब्लिक लिमिटेड भी। प्राइवेट लिमिटेड ने करना क्या ब्रोकर और अंडरराइटर का? वो शेयर तो इशू कर ही नहीं सकता जनरल पब्लिक को। समझ में आया पॉइंट क्यों गलत है? पर पेपर में लिखना है भाई। मैं तो ये बता सकता हूं कि कहां क्या गलती है, लेकिन मजबूरी है ना भाई। हमारे लिए तो एनसीईआरटी क्या है बेटा? इक्वल टू गुरु ग्रंथ साहिब भगवत गीता, ठीक है ना? बस उसी को चल रहे हैं भाई फॉलो करते हुए। बात क्लियर? 4th हेडिंग क्लियर हुई थी? हाँ जी। अगले दिन किसको बेचेंगे? ब्रोकर ने तो मेहनत करी, 2 महीने तक बेचे उसने मार्केट में, मैंने तो कहीं नहीं 1 दिन बेचे। उससे बिक ही नहीं पा रहे तो क्या करेगा बेटा? वापसी लाके कंपनी को देगा, कंपनी बाद में बेच लेगी, उससे नहीं बिक पाए। हाँ जी बढ़े आगे। बात क्लियर? 4th हेडिंग क्लियर हुई, फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द एमओए। और 5th हेडिंग क्लियर हुई बेटा आपको। चलो जी 6th हेडिंग लास्ट हेडिंग कहता है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। कहता है कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट बनाने शुरू कर देना। सुन लो बेटा क्यों बनाने पड़ रहे हैं और कब सबमिट होने वाले। बेटा कहता है कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट बनाने शुरू कर देना। बेटा प्रमोटर ये डॉक्यूमेंट खुद भी बना सकता है अगर समझदार हो तो, पढ़ा लिखा हो तो, जनरल केस में नहीं होता। और बेटा बनवा भी सकता है किसी एक्सपर्ट से। बनवाना क्या क्या है? एमओए और एओए बनवाना है, ठीक है ना? नेसेसरी डॉक्यूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एमओए और एओए। बेटा मैं खुद भी लिखता हूं अपने ऑफिस में बैठ के, मैं बहुत सारे एमओए और एओए भी लिखता हूं, ठीक है ना? चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है, कंपनी सेक्रेटरी का भी काम होता है। तो बाबू एक बात समझने की कोशिश करो, कहता है ये डॉक्यूमेंट बनवाने शुरू कर दो। क्यों बनवाने शुरू कर दो? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट सबमिट होने हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज पर। इनकॉर्पोरेशन हमारी अगली स्टेज है बेटा, 2nd स्टेज है बेटा इनकॉर्पोरेशन स्टेज। तो आज से ही इन डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। ये डॉक्यूमेंट जिस दिन बन जाएंगे बेटा उस दिन इनकॉर्पोरेशन के स्टेज पे सबमिट कर दिए जाएंगे। समझ आई बात? रीड करना जरा बेटा। तो यहां पर हमारा प्रमोशन स्टेज बिल्कुल फिनिश हो जाती है। हमने 6 हेडिंग पे चर्चा करी और बहुत डिटेल्ड बात भी करी है, इतनी बात नोट्स में भी नहीं लिखी हुई। बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। टॉपिक का नाम यह डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। वो डॉक्यूमेंट जो सबमिट होने हैं, कहां सबमिट होने हैं? पहले ही बता रहा हूं, इनकॉर्पोरेशन स्टेज पर। यहां पर मैं 6 डॉक्यूमेंट के नाम पढ़ाने वाला हूं, डिटेल्ड एनालिसिस होने वाला है। इधर देखना मेरी तरफ। पहला नाम लिखा है एमओए, सेकंड नाम नोट्स में लिखा है एओए, तीसरा नाम है कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, चौथा है एग्रीमेंट, पांचवा है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन और 6th वन है पेमेंट ऑफ फीस। ये 6 डॉक्यूमेंट जैसे ही खत्म होंगे अगली हेडिंग लिखी हुई है इनकॉर्पोरेशन। बेटा ये जो 6 डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर करे हैं ना, ये इनकॉर्पोरेशन के लिए ही प्रिपेयर करे हैं। जैसे ही आप ये 6 डॉक्यूमेंट दोगे इनकॉर्पोरेशन भी खत्म हो जाएगा। यानी कि मैं जैसे ये टॉपिक खत्म करूंगा इनकॉर्पोरेशन में रीड कराऊंगा, यही डॉक्यूमेंट के नाम लिखे होंगे और खत्म। ठीक है जी, मेरे लिए तो मेरा 2nd टॉपिक स्टार्ट हो गया, 2nd स्टेज स्टार्ट हो गई इनकॉर्पोरेशन। ठीक है जी, सब मेरी तरफ देख रहे हैं सामने। बेटा पहला डॉक्यूमेंट जो सबमिट करना है
उसका नाम है एमओए, और दूसरा डॉक्यूमेंट जो सबमिट करना है उसका नाम है एओए। फर्क, डिफरेंस क्या है बेटा? एमओए क्या है? प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, रैंक 1 डॉक्यूमेंट, ऑल्सो नोन एज चार्टर ऑफ द कंपनी। क्या बताता है एमओए? कंपनी की रिलेशन विद द आउटसाइडर्स। एओए बेटा ये क्या बताता है? बेसिकली कंपनी के रिलेशन को इनसाइडर के साथ बताता है। यानी कि बेटा इट इज द रूल्स ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कि कंपनी के अंदर के मैटर कैसे हल होंगे, रूल्स ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इंटरनल अफेयर्स को कैसे डील किया जाएगा, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे। रैंक 2 डॉक्यूमेंट, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, सब्सिडरी डॉक्यूमेंट। बात क्लियर? एमओए इज डिवाइडेड इनटू 6 क्लॉजेस। एमओए में 6 अलग अलग बातें लिखी होती हैं, और बेटा यहां से स्टार्ट होता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। सुन लो, मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा, नोट्स अभी किसी को नहीं चाहिए, सबको पहले मैं चाहिए। बेटा 6 अलग अलग बातें लिखी होती हैं। एमओए इज डिवाइडेड इनटू 6 क्लॉजेस, यानी कि 6 अलग अलग टुकड़े हैं एमओए के। पहले टुकड़े का नाम है बेटा द नेम क्लॉज। द नेम क्लॉज ये क्या होता है जी? नेम क्लॉज बेटा काम की बात। बाबू नेम क्लॉज में कंपनी का नाम लिखा होता है जिससे वो पूरी जिंदगी जानी जाएगी, और ये वही नाम है जिसकी अप्रूवल आरओसी ने दी थी प्रमोशन स्टेज पर। याद आई आपको बात? थर्ड हेडिंग कल पढ़ाई थी, नेम अप्रूवल। कुछ याद आई आपको ये बात? ठीक है जी, नेम अप्रूवल बात ओके। सेकंड क्लॉज बेटा 6 हैं। पहला हो गया नेम क्लॉज, ठीक है। सेकंड वन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। मेरे प्यारे बच्चों सब मेरी तरफ देख रहे हैं, बड़े काम की बात बोलने वाला हूं, वो बात बोलने वाला हूं जो नोट्स में नहीं लिखी हुई, समझना। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज बेटा कई लोग बोलते हैं एग्जैक्ट एड्रेस बता दो, कंपनी का एग्जैक्ट एड्रेस बता दो। मैं उसको बोलता हूं अभी तक एग्जैक्ट एड्रेस डिसाइड ही कहां हुआ? सर जरूरी है डिसाइड हो गया हो। प्रमोशन स्टेज पढ़ी आपने, कहीं पर बात हुई रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड होने की? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, feasibility study, name approval, fixing up signatories to the MOA, appointment of professional, preparation of necessary document। कहां हुई बात रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड होने की? सर हो सकता है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड हो गया हो कि कहां होगा, हो सकता है नहीं भी हुआ हो, दोनों बातें हो सकती है। मैं कहता हूं अगर आपने एग्जैक्ट डिसाइड नहीं भी किया आज, तो आपको एक चीज तो बतानी ही पड़ेगी कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में होगा। मत बताओ एग्जैक्ट एड्रेस, मत बताओ शहर का नाम, मत बताओ जिले का नाम, बेटा स्टेट बता दो। स्टेट का नाम बता दो जिसमें रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। सर इतना तो सोच ही चुके होंगे कि किस स्टेट में होने वाला है, ठीक है ना। और अगर आज स्टेट का नाम बताओगे तो जब इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, कंपनी बन जाएगी, तो बेटा 30 दिन के अंदर अंदर एग्जैक्ट एड्रेस भी बता देना। सर स्टेट का नाम ही क्यों पूछ रहा है? क्वेश्चन तो ये है, ये तो हर कोई पढ़ा देगा, नोट्स में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा है, कोई भी कह देगा स्टेट का नाम होना चाहिए। आप भी रट्टा मार लोगे, मैं क्यों रटवाऊं? मैं तो समझाऊंगा बेटा, मुझे तो पता है। बेटा इंडिया में आरओसी स्टेट वाइज बैठते हैं, मतलब इंडिया में कितनी स्टेट है? 29। इंडिया में 29 आरओसी हैं। आप खुद सोचो, मैं कहूंगा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस उत्तर प्रदेश में होगा, तो उत्तर प्रदेश का, यूपी का आरओसी कानपुर में बैठता है, तो कानपुर के आरओसी को डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे सारे। मैं कहूंगा मुंबई में होगा, तो महाराष्ट्र का जो आरओसी है वो मुंबई में ही बैठता है, तो मुंबई के आरओसी को डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। सर 29 आरओसी है, किसको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं? ये बात किस बात पे डिपेंड करेगी कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां होगा। समझ आई बात? तो बेटा एटलीस्ट रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में ये जरूर बता देना कि कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वो किस स्टेट में होगा। और बेटा कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के बाद ये जरूर बता देना कि कंपनी का एग्जैक्ट एड्रेस क्या है। बात क्लियर? लॉजिक क्लियर? समझ आया बेटा? क्यों स्टेट वाइज ही कहता है, स्टेट ही बताने क्यों क्या कहता है? क्योंकि इंडिया में आरओसी स्टेट वाइज बैठते हैं। समझ आई बात? क्लियर बात? बढ़े आगे बाबू। थर्ड क्लोज बाबू, एमओए के 6 टुकड़े हैं। नेम क्लोज,
रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जिसका नाम है ऑब्जेक्ट क्लोज। सर बहुत बहुत काम की बात, नाम से ही क्लियर होना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें आगे की करेंगे बेटा। ऑब्जेक्ट क्लोज क्या होता है बेटा? बाबू इसमें लिखा होता है कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, क्या क्या नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म कर सकती है, और कंपनी का स्कोप ऑफ वर्क क्या हो सकता है, किस पर्पस के लिए बनी है, किस ऑब्जेक्ट के लिए बनी है। और यकीन मानना ये सबसे खतरनाक है, अगर कोई काम इसमें लिखना भूल गए ना बेटा तो कंपनी उसके बियॉन्ड जा भी नहीं सकती। आपको बताता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, बाबू ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है नेचर ऑफ वर्क कंपनी क्या क्या कर सकती है। मान लो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, और मान लो बेटा एक बिजनेस वर्टिकल की बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन, तो इन्होंने बोला टेलीकम्युनिकेशन के लिए रिलायंस, ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लाइसेंस ले सकती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सिम कार्ड इशू कर सकती है, रिचार्ज कूपन बेच सकती है, जियो फाइबर लॉन्च कर सकती है, जो जो काम करते थे सब चिपका दिया इसने। इसमें साथ साथ ये भी लिख दिया कि कभी बैंक लोन की जरूरत पड़ी तो कंपनी मैक्सिमम 500 करोड़ का लोन ले सकती है। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट क्लोज में चिपका दिया जो जो चिपकाना था। अब क्या होता है सिचुएशन बताता हूं आपको। बाबू आज से 5 साल के बाद रिलायंस को लोन की जरूरत पड़ती है और रिलायंस 800 करोड़ के लोन के लिए एप्लीकेशन देती है किसी बैंक में, और मान लो बेटा बैंक 800 करोड़ का लोन दे देता है। सर आपने वो काम कर दिया जो ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा भी नहीं। ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा है कंपनी मैक्सिमम 500 करोड़ का लोन ले सकती है, और आपने लोन ले लिया 800 करोड़ का। बेटा सबसे पहली बात, आप ऑब्जेक्ट क्लोज के बियॉन्ड जा नहीं सकते, और अगर आप ऑब्जेक्ट क्लोज के बियॉन्ड चले गए हो, इट इज कंसीडर्ड एज, टेक्निकल वर्ड बोलूंगा आपके लिए पार्ट नहीं है, आपके लिए सिंपल वर्ड भी बताऊंगा, सीए फाइनल में समझा जाता है। टेक्निकल वर्ड, अगर कोई भी कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लोज के बियॉन्ड चली गई, इट इज कंसीडर्ड एज अल्ट्रा वायरस एक्ट। अल्ट्रा वायरस एक्ट आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो इलीगल एक्ट। कंपनी ने इलीगल काम कर दिया, बेटा जेल जाने के लिए तैयार हो। यानी कि कोई भी कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लोज के बियॉन्ड नहीं जा सकती। सबसे खतरनाक इंप्लीकेशन इसी की है बेटा। ऑब्जेक्ट क्लोज में यह बताया जाता है कंपनी किस काम के लिए बनी है, क्या क्या वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, उसका मैक्सिमम स्कोप क्या है बेटा। एक बात और बेटा, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बेटा ऑब्जेक्ट क्लोज लिखा जा रहा था, आपने बताया कि कंपनी टेलीकॉम का लाइसेंस अप्लाई कर सकती है, कंपनी सिम कार्ड इशू कर सकती है, कंपनी रिचार्ज कूपन कर सकती है, कंपनी जियो फाइबर की बात कर सकती है। मान लो 20 साल के बाद कभी उनको महसूस दे कि हमें ना यार रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहिए। मान लो 20 साल तक हम एक ही रजिस्टर्ड ऑफिस में बैठे हुए हैं, छोटा पड़ता है या खराब हो चुका है या बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, हमें तो क्या करना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहिए। बेटा उन्होंने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद ली बेटा, एक बिल्डिंग खरीद ली जहां वो रजिस्टर्ड ऑफिस बनाएंगे। क्या ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा था कि बिल्डिंग खरीदोगे? लिखा था? नहीं लिखा था, जेल जाने के लिए तैयार हो। सर ये इतनी खतरनाक चीज है, आपको सब सोचना पड़ता है कि आप फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हो। मैं बता देता हूं, जब कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑब्जेक्ट क्लोज देखता है, हम बड़ा जनरल लिखते हैं कि कंपनी क्या क्या कर सकती है। कोई भी चीज परचेज कर सकती है, कोई भी चीज सेल कर सकती है, कोई भी चीज रेंट पर ले सकती है, कोई भी चीज लीज पर ले सकती है, कोई भी चीज रेंट पर दे सकती है, कोई भी चीज लीज पर दे सकती है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे वो कोई इंटेंजिबल एसेट है, चाहे वो कोई गुडविल है, सब चिपका देते हैं ताकि कल को कुछ भी करना हो इन वर्ड में हर चीज कवर हो जाती है बेटा। समझ में आया बेटा? अगला पिछला सब सोच के चलना है। अगर आपने बड़ा स्पेसिफिक से लिख दिया ना ऑब्जेक्ट क्लोज, और कहीं आपको कभी बाद में एक लैंड भी बाय करनी पड़ गई और इसमें लिखा नहीं, तो लैंड बाय नहीं हो सकती बेटा। सबसे खतरनाक चीज में से एक है ऑब्जेक्ट क्लोज बेटा। अगर कोई कंपनी ऑब्जेक्ट क्लोज के बियॉन्ड जाती है, हम क्या बोलते हैं इस एक्ट को, अल्ट्रा वायरस एक्ट। ये टेक्निकल वर्ड है बेटा, आप इसको सिंपल भाषा में इलीगल बोल सकते हो। क्लियर बात? मैंने 3 क्लॉजेस की चर्चा कर दी, समझ आए बेटा? एमओए के 3 क्लॉजेस। नेम क्लॉज क्या लिखा होता है? क्या लिखा होता है नेम क्लॉज में?
कंपनी का नाम वही नाम है ये जो आरओसी ने अप्रूव किया था बेटा प्रमोशन के थर्ड स्टेप में। सेकंड में क्या लिखा होता है बेटा? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, एग्जैक्ट एड्रेस लिखा होता है। कह रहा हूं सर स्टेट का नाम लिखा होता है जिसमें रजिस्टर्ड ऑफिस इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड, होगा अभी फ्यूचर में सिचुएटेड। और अगर डिसाइड हो चुका है बेटा तो बता दो, नहीं हुआ तो स्टेट का नाम बता दो, इन कॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर बता देना बेटा। और थर्ड वन बेटा क्या है? ऑब्जेक्ट क्लोज, कंपनी क्या क्या काम कर सकती है और कितना कर सकती है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, उसका मैक्सिमम स्कोप क्या है, लोन ले सकती है मैक्सिमम 500 करोड़। हाँ जी, अमाउंट लिखनी 100% जरूरी है, 100% लिखते हो आप। बात क्लियर हुई? इतनी बात ओके, समझ आई? बढ़े आगे, पहले रीड करो इतना। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।